अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सलमान यूसुफ, लेक्चर लीड्स लॉ कॉलेज। और जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई हुई थी लॉ ऑफ टॉर्ट की, सो टुडे इज़ आवर फोर्थ टॉपिक विच इज़ डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका टाइटल समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि जब कोई भी लाइबिलिटी जो हो इट कम्स टू एन एंड, या वो लाइबिलिटी जो है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ बात हो रही है टॉर्ट की, तो tortious liability जो होगी when it is terminated or it comes to an end, that means the tort जो है किसी को लाइबल ठहराने के लिए, या टॉर्चियस लाइबिलिटी जो है वो किसी को सूट फाइल करने के लिए अगेंस्ट दैट पर्सन, इट कम्स टू एन एंड। अब यहाँ पे उसने इंट्रोडक्शन में सिंपली बात की है कि डिस्चार्ज इज द डेथ ऑफ द टॉर्ट। इफ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल से मैं इसको क्लियर करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे के साथ कोई भी सिविल रॉन्ग कमिट की गई है और वो उस वायलेशन के अगेंस्ट अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाता ही नहीं है एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर लिमिटेशन पीरियड हमारा है 1 ईयर का। अगर 1 साल पहले उसका कार एक्सीडेंट होता है और वो किसी और की सिविल रॉन्ग की वजह से ये एक्सीडेंट जो है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट होता है और वो 1 साल तक सोता रहता है और उसे कोई इस चीज़ की होश नहीं होती कि उसने जाकर जो केस है, जो सूट है वो फाइल करना है अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट, चाहे वो नेग्लिजेंस का हो चाहे वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का हो। और वो 1 साल बाद कोर्ट के पास जाता है जी कि जब मैंने अब सूट फाइल करना है, तो वहाँ लिमिटेशन पीरियड जो है वो ये उसे बताया जाता है कि जो लिमिटेशन पीरियड है क्योंकि वो टाइम बार्ड हो चुका है, लिहाजा जो टॉर्चियस लाइबिलिटी जो है जो कि वो दूसरे बंदे पर साबित करना चाहता है वो उस बंदे पर साबित नहीं होगी, क्योंकि एक तो उसका लिमिटेशन पीरियड जब ख़त्म हो जाएगा तो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर वो सिंपली इस चीज़ को ये समझा जाएगा कि जो इसकी टॉर्चियस लाइबिलिटी थी इट इज़ टर्मिनेटेड और इट कम्स टू एन एंड। सो डिस्चार्ज जो है वो इन सिंपल वर्ड्स जो है इट इज़ अ डेथ ऑफ द टॉर्ट। अब टॉर्ट में जैसे हम देखते हैं हमारे पास दो पार्टीज होती हैं, एक प्लेंटिफ होता है और एक डिफेंडेंट पार्टी होती है। तो अगर एक इंजर्ड पर्सन कोई कंपनसेशन रिसीव ही नहीं कर सकता, ठीक है, और लॉ इस चीज़ को एज्यूम करता है कि इंजर्ड पर्सन ने कोई डैमेज सफ़र ही नहीं किया, क्योंकि जब वो कोर्ट ही नहीं जाएगा, वो कोर्ट से कंपनसेशन मांगेगा नहीं, तो ऑब्वियसली लॉ को यही लगेगा कि उससे कोई इंजरीज या कोई डैमेज पहुंचा ही नहीं, तो जो कंपनसेशन जो है वो किसी भी सूरत में रिसीव नहीं करेगा। नेक्स्ट ये हमारे पास बात ये करते हैं कि डिस्चार्ज के अंदर लाइबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट ज़रूर करती है लेकिन रेमेडी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। रेमेडी किस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर उसके अगेंस्ट कोई वायलेशन कमिट हुई है और उस वायलेशन के अगेंस्ट वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाता ही नहीं, तो ऑब्वियसली उसको कंपनसेशन यानी जो रेमेडी की मैंने बात की तो वो रेमेडी उससे नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब उसने वायलेशन के लिए कोई वॉइस रेज नहीं की, वो अपने एक अल्टीमेट फॉरम पे ही नहीं गए, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि जब प्लेस ऑफ स्टैंडिंग लोकस स्टैंडिंग की हमने बात की, तो अगर वो अल्टीमेट फॉरम पर जाएगा ही नहीं उस वायलेशन के अगेंस्ट जो कमिट की गई, तो ऑब्वियसली उसे कोई रेमेडी नहीं मिलेगी जो कि हमारी कंपनसेशन होती है हमेशा अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। ओके जी, मीनिंग की जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि टॉर्ट जो है वो वर्ड जो है टोटम, जो कि एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है ट्विस्ट करना या कंडक्ट करना। और इन सिंपल वर्ड जैसे मैंने प्रीवियसली डिस्क्राइब किया कि लॉ ऑफ टॉर्ट जो है, इन सिंपल वर्ड्स टॉर्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स, किसी के राइट को इन्फ्रिंज करना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बताती है कि जी टॉर्ट जो है वो एक प्राइवेट और सिविल रॉन्ग है। हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया था कि टॉर्ट जो है ना तो वो क्रिमिनल रॉन्ग है और ना ही वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फॉलो करता है, जहाँ पे हमने एक उसको डिफ्रेंशिएट किया था विद क्राइम एंड कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन हमने यहाँ पे देखेंगे डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट की, जहाँ वो बताता है कि जो इंजर्ड पर्सन के पास जो राइट अवेलेबल होता है कि वो किसी भी वायलेशन या किसी भी लीगल एक्शन को अगर वो ऑक्यूपाई करना चाहता है अगेंस्ट एनी वायलेशन और सिविल रॉन्ग जिसके अगेंस्ट उसे कंपनसेशन मिलती है अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, इट कम्स टू एन एंड, यानी वो राइट जो उसका है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है एंड इट कम्स टू एन एंड, सो इट इज कॉल्ड द डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट। हमारे पास डिफरेंट मोड्स हैं जिसमें मोड नंबर 1 है वो डेथ ऑफ द पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी की डेथ हो जाती है
अगर वो इंजर्ड पर्सन भी होता है, ठीक है, तो इंजर्ड पर्सन की अगर डेथ हो गई है तो ऑब्वियसली वो सूट जो है वो अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट वो एक लीग फोरम तक पहुंचा ही नहीं सकेगा, क्योंकि उसे पहुंचाने से पहले उसकी डेथ होगी, जिसकी वजह से जो एक लाइबिलिटी जो बनेगी रॉन्ग डूअर की, वो उस पर इम्पोज नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है जो उसके लीगल हायर्स होंगे, लीगल हायर्स जो हैं वो ये कैपेसिटी रखते हैं कि दैट दे कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट दैट रॉन्ग डूअर। तो लीगल हायर्स जो हैं वो उससे रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट जो हैं वो एक कैपेसिटी रखते हैं कि वो उसको सूट फाइल कर सकें। लेकिन अदरवाइज अगर जो दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी की भी डेथ हो जाती है तो सिंपली जो ये लाइबिलिटी होगी इट कम्स टू एन एंड, और जो सिंपल जिसकी हम बात कर रहे हैं कि उसका जो राइट होगा वो डिस्चार्ज ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी वेवर बाय इलेक्शन। वेवर मीन्स होता है कि अपनी मर्जी से छोड़ देना या वेव ऑफ कर देना। अगर किसी इंजर पर्सन के पास कोई भी एक या एक से ज़्यादा रेमेडीज अवेलेबल हैं, यानी लीगल एक्शंस वो ले सकता है कोर्ट के पास जाके, लेकिन वो उन रेमेडीज को खुद ही परसू नहीं करता, और अगर वो इस चीज़ में फेल हो जाता है कि वो उन रेमेडीज को अवेल कर सके, कोर्ट से कंपनसेशन ले सके, अगर वो कोर्ट के पास जाएगा नहीं, अपना हक खुद ही छोड़ देगा, तो ऑब्वियसली इट कम्स टू एन एंड। जो जो उसका राइट होगा टू टेक अ लीगल एक्शन इट विल बी टर्मिनेटेड। और ऐसा जो इस रीज़न की वजह से तो रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट अगर वो कोई भी एक्शन लेना चाहेगा तो वो प्रोसीड नहीं हो सकेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन की बात कर लेते हैं। एकॉर्ड बेसिकली होता है एक म्यूचुअल एग्रीमेंट अगर दो लोगों के बीच में था, यानी जैसे कि इंजर्ड पर्सन और रॉन्ग डूअर के बीच में अगर कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है एंड ही एग्रीज टू डिस्चार्ज हिज राइट। लेकिन उसमें बात क्या होती है कि कंपनसेशन अगर ऑफर कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने दो लोगों को गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और वो ये ऑफर करता है कि जी जो आपको कोई नुकसान पहुंचा है मेरी नेग्लिजेंस की वजह से, और वो उसमें कंपनसेशन खुद ही ऑफर कर देता है, और वो कहता है कि जी आप इसके अगेंस्ट मुझसे कोई अमाउंट ले लें, जो भी आपको लॉस हुआ है उसको कंपनसेट कर देता है। तो वहाँ पे ये होता है कि थ्रू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, थ्रू अ अकॉर्ड, वो ये होता है कि जो इंजर्ड पर्सन होता है वो अपना जो राइट है उसे वो वेव ऑफ कर देता है। सो अगर इस सूरत में क्या होता है कि जब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू जब दोनों पार्टीज की सेटिस्फेक्शन हो जाती है तो ऑब्वियसली द tortious liability comes to an end, and the right to take legal action against a wrongdoer will be discharged. रिलीज की बात करते हैं जी। रिलीज एक तरह की हमारे पास और काइंड आती है जिसमें हम उसमें बात करते हैं कि डिस्चार्जिंग की, एक राइट किस तरह से डिस्चार्ज हो सकता है। अगर रिलीज किस तरह से हो सकता है राइट, वो इसी तरह से हो सकता है कि अगर कोई बंदा वॉलंटरी यानी खुद अपनी मर्जी से अपना राइट छोड़ दे, कि अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है और वो कहता है कि यार ठीक है मैं इसको माफ़ कर देता हूँ, इससे मुझे नुकसान पहुंचाया, ठीक है, मेरे पास ये राइट अवेलेबल है टू द कोर्ट ऑफ लॉ कि मैं इसको सू कर सकता हूँ अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट, लेकिन वो अपना राइट खुद वेव ऑफ कर देता है बगैर किसी थ्रेट के, बगैर किसी फोर्स के, और वो इंजर्ड पर्सन जो है वो कोर्ट में जाके प्रोसीड ही नहीं करता किसी भी वॉयलेशन या सिविल रॉन्ग के अगेंस्ट। तो वो सिंपली क्या करता है कि वो अपना राइट जो है वो रिलीज कर देता है, एंड दिस इज अगेन द डिस्चार्ज ऑफ द राइट, जो हमने बात की थी डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट की। अच्छा, रिलीज कब वैलिड नहीं होती? हमारे पास तीन सिचुएशन है जब रिलीज वैलिड नहीं होती, जिसमें पहली सिचुएशन हमारे पास है अगर रिलीज जो है वो मिस्टेकनली उसने कर दिया हो, या थ्रू फ्रॉड उसने कर दिया हो, या फिर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस हो कि जिसकी वजह से वो रिलीज कर दे या अपना राइट वेव ऑफ कर दे। ये तीन सिचुएशन ऐसी हैं कि जब रिलीज जो है वो वैलिड नहीं होती। जजमेंट की हम बात कर दें तो जजमेंट की सूरत में क्या होता है कि अगर कोई इंजर्ड पर्सन है वो लीगल एक्शन नहीं लेता रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट, या
अगर वो ये करता है कि वो किसी भी वॉयलेशन के अगेंस्ट ये करे कि सेम टॉट जो कमिट हो चुका है अगेन एंड अगेन रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट, वो एक ही टॉट या एक ही सिविल रॉन्ग जो उस बंदे ने कमिट कर दिया है, एक रॉन्ग डूअर ने यानी टॉट फीसर ने जो कमिट किया है, उसके अगेंस्ट वो क्या करे कि वो सेम एक्शन अगेंस्ट एंड अगेंस्ट, एक ही टॉट के अगेंस्ट वो सेम एक्शन नहीं ले सकता. So more than one action cannot be taken. In simple words, against any person, चाहे वो कोई भी हो, उसके अगेंस्ट मोर देन वन एक्शन आप नहीं ले सकते. ये भी एक मेजर रीज़न है कि इस वजह से भी जो लाइबिलिटी ऑफ टॉर्ट है या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉर्ट है वो डिस्चार्ज कर दी जाती है. लिमिटेशंस की हम बात करें, लॉ ने हमेशा हमें प्रेस्क्राइब किए हैं लिमिटेशंस. हमारे पास का लिमिटेशन एक्ट भी मौजूद है जो कि हमें बताता है कि किस एक्ट के अकॉर्डिंगली या किस लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो हैं वो लिमिटेशंस अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई सिविल एक्ट है, कोई क्रिमिनल एक्ट है, या अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट में भी हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो प्रेस्क्राइब कर दिया गया है. अगर कोई इंसान ये करता है कि वो जानबूझ के डिले करता है कोई वॉयलेशन, कोई सिविल राइट उसका इन्फ्रिंज हुआ है और वो उस वॉयलेशन और उस सिविल राइट के अगेंस्ट कोई एक्शन लेता ही नहीं, और थ्रू आउट जैसे कि मैंने बताया कि अगर 1 ईयर लिमिटेशन पीरियड है लॉ ऑफ टॉर्ट का सूट फाइल करने का और वो उसे 1 साल में उसको याद नहीं आता या फिर वो लेजीनेस या स्लीपनेस सिचुएशन में वो रहता है और वो सूट फाइल नहीं करता, तो इस सूरज में भी जो लिमिटेशन पीरियड है वो बताता है कि ये भी एक रीज़न है लॉ ऑफ टॉर्ट को टर्मिनेट करने की, कि वो सूट फाइल इस सिचुएशन में अगेंस्ट द टॉर्ट फीजर नहीं कर सकता और उसकी जो एक पर्सनल कैपेसिटी है वो डिस्चार्ज कर दी जाती है, उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है. इट कम्स टू एन एंड. इनकेपेबिलिटी ऑफ इंजर्ड पर्सन नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ये बताता है कि एक पर्सन जो है वो अब इनकैपेबल जो है वो किस तरह से होता है. कौन सा पर्सन, जैसे हमने बात की इंजर्ड पर्सन की, तो एक इंजर्ड पर्सन जो है फॉर एग्जांपल अगर वो किसी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो सकता, किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर उसके पास कोई पैसे नहीं है वकील की फ़ीस पे करने की, एडवोकेट की फ़ीस पे करने के लिए या कोर्ट फीस पे करने के लिए, या उसे कोई टाइम नहीं मिलता कि वो लीगल एक्शन ले सके जाके और उसके अगेंस्ट अपने लिए कंपनसेशन ले सके, तो वो क्या है, वो एक इनकैपेबल पर्सन है. आइदर उसने इंजरीज रिसीव की, जैसे हमने बात किया कि लाइबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करेगी लेकिन रेमेडी जो है वो उसे थ्रू द कोर्ट नहीं मिलेगी क्योंकि उसका राइट जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उसका राइट जो है वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा. क्यों? क्योंकि उसने ये इतना डिले किया, जैसे हमने लिमिटेशन पीरियड की बात की, तो वो हक जो है वो इससे छीन लिया जाएगा. हमारे पास फॉलोइंग काइंड्स आती हैं लॉ ऑफ टॉर्ट की, जिसमें हमारे पास इंटेंशनल टॉर्ट है. इंटेंशनल टॉर्ट क्या होता है कि जब एक बंदा एक स्पेसिफिक इंटेंशन के साथ कोई ना कोई एक्ट कमिट करता है, कोई सिविल रॉन्ग कमिट करता है जिससे दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचे और उसकी इंटेंशन होती है, कोई ना कोई ऐसी मैलिस इन्वॉल्व होता है उसमें, तो वो हमारे पास होता है इंटेंशनल टॉर्ट. टॉर्ट बेस्ड ऑन नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस जो है वो डेलिबरेट एक्शंस नहीं होते क्योंकि नेग्लिजेंस जो है वो कभी भी इंटेंशनली परफॉर्म नहीं की जाती. अगर कोई इंसान नेग्लिजेंस के थ्रू टॉर्ट कमिट करता है तो सिविल रॉन्ग में हमारे पास क्या, तो उसे देखा जाएगा कि आइदर ये नेग्लिजेंस जो थी वो रॉन्ग डूअर के हैंड पर थी भी या नहीं. तो अगर तो वो नेग्लिजेंस, इसमें हमारे पास आगे जाके हम उसे देखेंगे नेग्लिजेंस और कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के फैक्टर्स को, और उसका एक कंपैरिजन भी ड्रॉ करें कि नेग्लिजेंस कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की होती है. तो अगर तो उसने नेग्लिजेंस की और वो इंटेंशनली नहीं थी, तो रॉन्ग डूअर जो है वो लायबल नहीं होगा कंपनसेशन पे करने के लिए. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात करें तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में मैं सिंपली, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिफाइन किया, कि आप विदाउट प्रूफ किसी भी इंडिविजुअल को
जो उससे आपको डैमेजेस पहुंचाए ही नहीं, और आपके पास इस चीज़ का कोई सबूत भी नहीं है, और आप इन द कोर्ट ऑफ लॉ आप चले जाएं और आप कहेंगे जी कि उस रॉन्ग डूअर ने यानी किसी भी पर्सन ने आपको नुकसान पहुंचाया है लेकिन आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो वहाँ पे हमारे पास स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल आता है। क्योंकि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बताती है कि किसी न किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए उसका प्रूफ देना ज़रूरी है। और अगर प्लेंटिफ ये फील करता है कि अगर वो किसी डेंजरस सिचुएशन से गुजर रहा था या डिफेंडेंट की तरफ से उसे कोई ख़तरा है, तो वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो लॉ है उसे अप्लाई करवा सकता है। उसका जो प्रिंसिपल है जो कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए लाइबल ठहराएगा रॉन्ग डूअर को, वो उसे अप्लाई करवा सकता है। वो कौन से रॉन्ग्स हैं विच आर नॉट टॉड, हमारे पास तीन हैं। इसमें एक क्रिमिनल रॉन्ग है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैं। ये तीनों हमारे पास वो रॉन्ग्स हैं जो कि अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट फॉल नहीं करते। इसकी इलस्ट्रेशन हमने दी हुई है, जैसे इफ ए एंटर्स इनटू बी लैंड विदाउट द परमिशन ऑफ बी, ए हैज़ कमिटेड टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास। जैसे ट्रेसपासिंग मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ट्रेसपासिंग एक आप किसी के लैंड में एंटर हो जाएं विदाउट द परमिशन ऑफ दैट पर्सन, तो आप क्या कमिट करेंगे, आप ट्रेसपासिंग कमिट करेंगे, यानी आप वायोलेशन करेंगे कि आप किसी के लैंड में एंटर हो रहे हैं विदाउट हिज परमिशन। तो उसे इसी तरह समझा जाएगा कि आपने एक रॉन्ग कमिट किया और आपके अगेंस्ट जो है वो अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट जो सूट है वो फाइल किया जाएगा। टू कंक्लूड आई कैन से दैट इन सिंपल वर्ड्स, जैसे कि हमने देखा कि डिस्चार्ज किन किन तरीक़ों से हो सकता है, तो इन सिंपल हमने देखा था कि अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाए या फिर कोई अपना राइट खुद वेव ऑफ कर दे, कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए और सेटिस्फेक्शन हो दोनों पार्टीज़ की तब, या कोई लिमिटेशन पीरियड है अगर वो गुजर गया, तो ये कुछ हमारे यहाँ पास हमारी डिफरेंट वेज से जिनके ज़रिए से जो टॉट है वो टर्मिनेट हो जाता है एंड इट कम्स टू एन एंड। थैंक यू सो मच क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।